होगा। हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं अभी जल संसाधन अपवाह तंत्र में आप देखेंगे सिंचाई परियोजना जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये आपका मतलब कहिए ना कि हृदय रूट है उस बिहार का, डेवलपमेंट का हृदय रूट है। यही हमें पूरा कृषि के लिए सब कुछ देने का काम करता है। भले बाढ़ की स्थिति है, उस पानी को हम लोग रीस्टोर नहीं कर रहा है, सरकार कोशिश कर रही है, नहीं तो फिर ये इतना ये जो भौगोलिक हमारा एरिया है बहुत उपयोगी हो जाएगा। जिस दिन हम जल को कंट्रोल कर लिए, उसको व्यवस्थित रखने लगे, सुरक्षित रखने हैं, तो आपको करना क्या है कि देखिए, अगर हम जैसे मान लिया जाए कि हमने कहा कि ये रिवर जो है नाम लिख दे रहे हैं, सीक्वेंस सही है इसका, सरयू या घग्गर या सरयू रिवर, ठीक है। ये आपका गंडक है, ये बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, इसके बाद कमला, ये आपका ये कोसी है, और लास्ट में महानंदा है, ठीक है। इधर से चलेंगे तो ये आपका कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, अन्य नदियाँ, अजय के अलावे भी अन्य नदियाँ हैं, अजय के अलावे भी बहुत सारे नदियाँ, चंदन, बहुत सारा छोटा छोटा नदी आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन पूछा कि गंगा रिवर से रिलेटेड कौन कौन से जिला जो है उससे लगते हैं, एक क्वेश्चन पूछा। इसके पहले पूछा कि गंगा रिवर में आके कौन सी रिवर, मान लिया जाए कि पुनपुन फतुआ में मिलता है, तो पूछा कि पुनपुन कहाँ मिलती है। समझ में आ रहा हो? जो पैटर्न है, क्वेश्चन का नेचर है, आप उसको समझना पड़ेगा। एग्जाम ट्रैक अपना चेंज कर रहा है, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आज जाके, क्योंकि देखिए एक एक चीज़ कम समय में हमको कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे ज्योग्राफी को सेट कर दें आपके माइंड में। तो हमने कहा कि ये जो घग्गर रिवर है, ठीक है, तो उद्गम स्थल पूछेगा नहीं पूछेगा, वो पूरा ज्योग्राफी का एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने कहा कि गंगा, तो आप एक काम कीजिएगा कि गंगा रिवर के आसपास में जो भी जिला है, ठीक है, उसको तो एक बार पूछ दिया है, 12 उससे लगते हैं, ये पूछ चुका है, ये पूछा है। अब देखना है कि दूसरा जो जिला है, दूसरा जो रिवर है, वह रिवर आपको किस किस जिला को टच करते हुए निकल रहा है, ये थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्योंककि अगर नहीं रखेंगे तो हो सकता है, उनका आयोग है, मन है, ये बच्चों को चेक कर ले कि ये गंडक है किस किस जिला से सीमा होते हुए निकल रही है, क्योंकि उसी के आधार पर वहाँ का नदी जो सिंचाई का व्यवस्था होगा वह निर्भर करेगा कि किस प्रकार का सिंचाई व्यवस्था होगा। थोड़ा सा आप यहाँ से जब जैसे जाइएगा तो बस बैठ के सिर्फ देख लेना है कि अच्छा यह जो रिवर है इस जिला को टच करते हुए निकल रहा है। क्योंकि अभी मैं हर पहलू को अभी इतना कम समय में साधना बड़ा कठिन काम हो जा रहा है, इस सब को देखना है। तो हमने यहाँ तक आया, तो हमने कहा कि पहले आप इसको देखिए कि गंगा रिवर, पहला आप देखिएगा कि गंगा रिवर, गंगा जो है गंगोत्री यमुना से निकलती है और भागीरथ के नाम से जानी जाती है। और भागीरथ के नाम से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो देवप्रयाग में आके क्या होता है, अलकनंदा जब आके मिलती है तो क्या हो जाती है, वो गंगा हो जाती है। समझ में आ रहा हो? देवप्रयाग में। और उसका कई जगह कहाँ कहाँ मिलता है वो सब मैं आपको पूरा यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो काम है हम उतना ही बताएंगे, ठीक है। 2525 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस में आपको दिखाई पड़ेगा कि 425 किलोमीटर बिहार में इसका रूट है। 425 किलोमीटर गंगा का रूट कितना है, 425 किलोमीटर। और इस गंगा रिवर में आप पवित्र है, वो आपका पवित्र रिवर है, समझ में आ रहा होगा। तो यह जो रिवर है आपको यहाँ से जब जा रही है लास्ट आपको बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी, तो 425 किलोमीटर। तो वहाँ पूछा कि कौन कौन से जिला इससे टच करता है, दोनों तरफ नॉर्थ टू साउथ, देख मिला के टोटल 12 जिला, यह क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। दूसरा जो आपका एरिया यहाँ से पूछेगा कि अन्य जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ, यह दो चीज़ आपको पूछ सकता है। तो उसका देखिए वो भी आकर पूछेगा तो डायरेक्ट, क्योंकि यह बात इस सब बच्चों को याद रहता है, सारे बच्चों को याद है कि चलिए भाई घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सीक्वेंस उनको पता रहता है। तो क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा है, उसने पूछा कि गंगा रिवर के आसपास में जो जिला है उसको बताइए। देखिए वो रिवर से पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा कि वो नहीं करा कि सीक्वेंस हमको बताइए, सीक्वेंस नहीं पूछा,
उसने दिमाग लगाया कि अच्छा चेक करता हूँ कि गंगा रिवर से जुड़ा हुआ जो सिटी है या ये मतलब जो जिला है उसको देख लीजिए। फिर आप एक बार और देखना चाहिए कि गंगा रिवर से जुड़े हुए शहर कौन कौन है, इस पर बसा हुआ शहर मेन बिहार का कौन कौन शहर है। तो लिख लीजिए, बगल में थोड़ा शहर देख लेना है, शहर लिखिए वहाँ पे कि थोड़ा सा शहर, इस पे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं गंगा रिवर पे, मेन शहर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर कि इस रिवर पे कौन कौन से शहर है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने कहा कि ये बता दिया कि कौन कहाँ से आके मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक रिवर को आप देखे चलिएगा। हमने कहा सरयू को अगला आप चले जाइए अगले पेज पे, ठीक है। उत्तर और दक्षिण से जो हमने बता दिया कि उत्तर से आके मिलने वाले और दक्षिण से आकर मिलने वाले नदियों का हमने नाम बताया। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सरयू रिवर, ठीक है। सरयू और सरयू यानी कि घग्गर, तेज आवाज होने के कारण इसे घग्गर कहा गया है। तेज आवाज होने के कारण यह भी बाढ़ लाने के काम करती है। सरयू या घग्गर रिवर आपको बाढ़ लाने का काम करती है। यह बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो सारण जिला में। कहाँ प्रवेश पूछेगा कि कहाँ, सारण जिला में प्रवेश करने का काम करती है घग्गर रिवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नामपा नेपाल से उद्गम है, यह जो रिवर है नामपा नेपाल से उद्गम होकर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही एरिया, मतलब एरिया वही है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकल के काम, बस आपसे पूछेगा कि यह रिवर गंगा में कहाँ मिलता है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बस याद करते चलिएगा कि सारण में। हाँ, तो वही सारण छपरा, वही छपरा या सारण, छपरा हमने लिखा है वहाँ पे, तो छपरा के मंजूले में मिलता है, छपरा के मंजूले में। तो सारण भी दे दे तो उससे नहीं घबराना है, सारण छपरा अगर दे देता है, छपरा के एक मंजूले जगह है, ठीक है। जो किताब वो लिखा है आप ऐसे याद रखिए कि छपरा में मिलता है, बस इतना ही एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आएगा। फिर आया गंडक, ठीक है, गंडक। अब गंडक जो है गंगा की प्रमुख सहायक रिवर है। गंडक यह कम से कम 425 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 425 किलोमीटर की लंबाई, समझ में आ रहा होगा। गंडक, यह जो है गंडक रिवर आपको हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत के आसपास से निकल रहा है, समझ में आ रहा होगा, हिमालय के अन्नपूर्णा के आसपास में निकल रहा है गंडक। और जो गंडक रिवर है आप देखेंगे कि यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए आके गंडक और सोनपुर के आसपास में गंगा में मिल जा रहा है। तो हम अभी जो जिला बता रहे हैं कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली को टच करते हुए आके कहाँ, सोनपुर के आसपास में गंगा में मिल रही है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जो गंडक रिवर है आप सीधा देखिए कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली होते आके मिल रही है, समझ में आ रहा। तो इसी तरीके से अगर उनको पूछने का इच्छा होगा कि यह रिवर किस किस जिला का सीमा बनाते हुए आ रही है, अभी तक इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछने की पूरी संभावना होगी, समझ में आ रहा होगा। इसीलिए हमने आपको इस डायमेंशन में खोला कि थोड़ा सा आपको देखना है कि कौन रिवर किस किस जिला को सीमाबद्ध करते हुए या फिर टच करते हुए जा रही है। अब देखिए गंडक बड़ा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुख्य धारा काली का नाम जो है काली गंडक है, क्या है, काली गंडक है। इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है और सालों भर जल होने के कारण प्राचीन नाम सदानीरा है। शतपथ ब्राह्मण में इसे सदानीरा है और यह मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन भी रहा है। यह रिवर पर, हमारे रिवर पर, भिखारी ठाकुर पर, क्योंकि मेरा लोक संगीत, हमने बोला कि हम इंटरव्यू में पूछा कि आपका हॉबी क्या है, तो हमने कहा कि लोकगीत लिखता हूँ। तो शुरू हो गया उन्होंने भिखारी ठाकुर पर, 5 से 7 मिनट लगातार भिखारी ठाकुर पर क्वेश्चन। तो यही चीज़ें आप रिवर को भी देख रही है, जो बेल्ट में है, जहाँ जिस क्षेत्र के हैं वहाँ से भी आयोगे आपके इंटरव्यू में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इनको भूगोल का पता है या नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। तो इसे सदानीरा पूछेगा कि इसमें सदानीरा किसे कहते हैं, नारायणी कौन सी नदी है, तुरंत कहिएगा कि सर ये गंडक नदी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा सब लोग को। और ये भैंसा लोटन के पास, नेपाल के भैंसा लोटन के पास क्या होता है, आप तो बहुत बेहतर तरीके से इस रिवर को जान रहे होंगे, वो भारत में प्रवेश कर जाती है, बस यही है। और लास्ट में क्या होता है कि सोनपुर के आसपास में मिल जाती है। तो बस इतने याद रखना है।
इस रिवर के अन्नपूर्णा नेपाल के आसपास में और अन्नपूर्णा पर्वत के पास से निकलती है। यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और आपको वैशाली होते हुए सोनपुर के आसपास में ऐसे आती है। इतना को टच करते तो सोनपुर के आसपास में मिल जाती है। यह सबसे बड़ी सहायक, गंगा की उत्तर से आने वाली इधर सबसे बड़ी सहायक रिवर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नारायणी भी कहते हैं, गंडकी भी कहते हैं, काली गंडक भी कहते हैं, और दूसरा चीज है कि सदानीरा भी कहते हैं। बस इतना ही इस नदी के बारे में आपको जानकारी रखना है, इससे सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। बूढ़ी गंडक, अब कह रहा है कि बूढ़ी गंडक इसका है कि हिमालय से जो आने वाली नदियां हैं उत्तर बिहार की सबसे अधिक जलधारा लेके चलती है। पूछेगा कि सबसे अधिक जलधारा लेके चलने वाली नदी कौन है, तो बूढ़ी गंडक। कौन है? बूढ़ी गंडक, ठीक है। और सबसे लंबी नदी भी है, इसका मतलब कि और लंबाई इससे ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछेगा आपसे यहाँ कि बूढ़ी गंडक ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जलधारा लेके चलने वाली नदी कौन है, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहने का मतलब यह रिवर पुराना हो चुका है। समझ में आ रहा होगा, यह पुराना हो चुका है। इसी कारण से किसी ने पूछा था कि बूढ़ी गंडक क्यों कहते हैं, तो इसी कारण से इसका नाम बूढ़ी गंडक। हो सकता है कुछ उसका हिस्टोरिकल और पौराणिक कथाएं से जुड़ा हुआ मान्यता भी, धार्मिक मान्यताएं भी होगा, इसका कुछ अपना धार्मिक मान्यताएं भी दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यह सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलती है। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से। सोमेश्वर श्रेणी आप लोग को सबको माइंड में रिकॉर्ड होगा कि सोमेश्वर श्रेणी, उसकी हाइट, सब कुछ रिकॉर्डेड है। अब इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, सबको ही पास कर जाइएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर। समझ में आ रहा होगा। तो यह सोमेश्वर श्रेणी के आसपास से ही निकल रही है। और यह विस्तार देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया जिला के पास बहते हुए मुंगेर तक पहुंच रही है यह रिवर। मुंगेर के पास उत्तर दिशा में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के पास, मुंगेर के पास जाके मिल रही है। तो पूछे गया कि बूढ़ी गंडक कहाँ मिल रही है, तो मुंगेर के पास। समझ में आ रहा होगा, हम पहले बना दिए लेकिन आप आगे बढ़ा लीजिएगा इसको, मुंगेर के पास। समझ में आ रहा होगा, मुंगेर के पास, खगड़िया होते हुए मुंगेर के आसपास में बढ़ रही है। तो देखिए कि बूढ़ी गंडक कैसे आगे निकले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और लास्ट मुंगेर में बहते हुए क्या हुआ कि मुंगेर तक, तो पूछ देगा कि मुंगेर तक बहते हुए, खगड़िया मुंगेर तक बहते हुए कौन सी नदी मिल रही है गंगा में, तो सीधी बूढ़ी गंडक का आपको नाम बताना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सहायक नदी पूछेगा कि बूढ़ी गंडक, इस निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी आपका इसकी बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है। तो एक रिवर याद करने का जो तरीका है, अब जैसे एक रिवर है बूढ़ी गंडक हमने बनाया, तो इसको लिखेंगे हरहा कापन, ठीक है, मशान, हरहा कापन मशान, बाणगंगा, पंडुई, करहरा, मनेर, करहरा, उरई, ठीक है, तेलाबे प्रसाद और तियर, तेलाबे प्रसाद और तियर। ये सारी जो नदियां किसकी है, बूढ़ी गंडक के है। अगर इसको क्या कर सकते हैं, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि तेलाबे या प्रसाद किसकी सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक, क्योंकि यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूछ देगा भाई, हर रिवर का अपना महत्व है, समझ में आ रहा होगा। तो इतनी सारी सहायक नदियां इसकी है, बस आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस माइंड को कि अच्छा सर ने बताया था कि तेलाबे प्रसाद से लेके कापन मसान, समझ में आ रहा है, ये सारा रिवर सहायक रिवर बूढ़ी गंडक है। यहाँ तक बात आप समझ गए हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तेलाबे पूछे तेलाबे किसका सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक का। मसान किसका है, तो बूढ़ी गंडक का है। क्लियर हो गया है बात, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका रिवर है कमला रिवर, कमला रिवर, ठीक है, हमने देखा है कि कमला, देखिए बूढ़ी गंडक की सहायक रिवर है। तो यह जो है उद्गम इसका महाभारत श्रेणी से होता है, इस कमला रिवर का महाभारत श्रेणी से हो रहा है। और जयनगर के पास, बिहार में जयनगर के पास प्रवेश करती है कमला रिवर, जयनगर के पास प्रवेश कर जाती है।
और मधुबनी जिला में बहती है। पूछेगा कि मधुबनी जिला में बहने वाली रिवर कौन है, तो कमला रिवर। मधुबनी जिला में कौन सा रिवर बह रहा है, तो कमला रिवर बह रहा है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी सहायक जो रिवर है सोनी, ढोरी, बलान। अब इसका सोनी, ढोरी और बलान तीन ही है। बलान, कमला बलान का नाम सुने होइएगा, कमला बलान। सोनी को याद रखिए, हाँ सोनी को है। कमला बलान, बलान कमला बलान एक ही साथ में आता है। तो याद करने का तरीका, अच्छा कमला बलान सर ने कहा कि कमला बलान ढोरी, ठीक है। और आपका एक सोनी जो रिवर है, आप इतना को याद रखिए। तीन रिवर इसकी सहायक रिवर है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बागमती बता दिए ना, अच्छा नहीं, यहाँ ये जो सहायक नदी है कमला, कोसी की सहायक नदी। 5 नंबर आगे पीछे हो गया है, 5-6 हो गया, 6-5 हो गया इसलिए, ठीक है। कमला ये आपको कोसी के है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि बागमती, पहले बागमती होना चाहिए लेकिन हम लोग चर्चा रिवर को देख रहे हैं। तो उत्तर लिखिएगा इसको, उत्तर बिहार की सबसे अधिक दूसरी जलधारा वाला रिवर है। दूसरी जलधारा वाला रिवर पूछे तो आपको बागमती का नाम करना है। महाभारत श्रेणी से इसका भी उद्गम स्थल है। कहाँ से है, महाभारत श्रेणी का, ठीक है। और ये खगड़िया के आसपास में क्या होता है कि खोरमा घाट में, खगड़िया के खोरमा घाट में आते आते क्या होता है कि गंगा रिवर में, खगड़िया के खोरमा घाट के आसपास में आते आते क्या होता है कि गंगा रिवर में मिल जाता है। इसकी भी कुछ सहायक नदी है, समझ में आ रहा होगा। इसकी जो कुछ सहायक है, बागमती का लालबकिया, इस पर सिंचाई परियोजना भी है। लालबकिया रिवर पर सिंचाई परियोजना भी है, ठीक है। लखनदेई, चनकाहा और सिपरीधार। अगर पूछता है कि लालबकिया, लखनदेई, चनकाहा और सिपरीधार जो है, यह जो रिवर किसकी सहायक नदी है, तो बागमती की सहायक नदी है। दूसरी जलधारा वाला नदी, जलधारा लेके चलने वाला नदी, समझ में आ रहा होगा। और यह खगड़िया के पास आके क्या करती है कि गंगा रिवर में मिल जाती है, खगड़िया के आसपास में आते आते, ठीक है। यहाँ तक बात आप समझ में आ गए हैं। खोरमा घाट में मिलती है खगड़िया के। अब अगला जो रिवर है आपका कोसी रिवर है। अब इसका जो है कोसी 7 नदियों का एक छोटा छोटा धाराओं का एक मेल बन के कोसी बनता है। सप्तकोसी का नाम ही सुने होइएगा। तो यह जो दुनिया का जो है सबसे ज़्यादा गाद लाने वाली नदी है। भारत का तो है ही, दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा गाद लाने वाला यही नदी है। बिहार का स्ट्रोक के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या यही क्रिएट करती है। यहाँ तक के बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पौराणिक नाम कौशिकी है। इसका पौराणिक नाम क्या है, और अपना पथ बदलने के लिए कुख्यात है। इसी कारण से तो बाढ़ आता है। और इसकी 7 जलधाराएं, हमने बताया कि 7 जलधाराएं, उसमें से पूछेगा नहीं, 7 जलधाराएं को मिलने से ही कोसी का निर्माण होता है। और भीमनगर में, यहाँ जो है कि कोसी कहाँ प्रवेश करती है भारत में, भीमनगर में, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र इसका देखेंगे, प्रवाह क्षेत्र जो इसका बहाव क्षेत्र है वह देखिएगा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया का क्षेत्र जो है इसका बहाव क्षेत्र में आता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। और खगड़िया में क्या होता है, काढ़ोगोला, अलग अलग किताब में वो, और हाँ काढ़ागोला के आसपास में वहाँ पे आके मिल जाती है। समझ में आ रहा होगा। तो इसको बस इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। लास्ट जो आपका है महानंदा, ये गंगा की सबसे पूर्वी नदी है। गंगा का पूछेगा कि गंगा का सबसे पूर्वी नदी कौन है, सहायक रिवर, तो महानंदा का बताना है, ठीक है। कटिहार और पूर्णिया होकर बहती है। यह कटिहार और पूर्णिया होकर बहती है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कटिहार और पूर्णिया होकर, ठीक है। कटिहार में ही गंगा में आके मिल जाती है।
नाम कटिहार और देख लीजिए सामने देखिए ना उधर नहीं है ना किशनगंज। अच्छा तो देख लीजिएगा कटिहार और पूर्णिया होकर आती, यहाँ तक का बात समझ में आ गया होइएगा। अब फिर चलते हैं साउथ की तरफ, कर्मनासा। कर्मनासा रिवर के बारे में आप जान लीजिए कि जो कर्मनासा है यह उत्तर प्रदेश का बाउंड्री बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब शुभ रिवर नहीं माना जाता है। बिंद की पहाड़ी से उद्गम स्थल है, यह कर्मनासा का क्या है कि बिंद की पहाड़ी से उद्गम स्थल है। चौसा में आकर क्या होता है, गंगा रिवर में मिल जाती है चौसा में आकर। अब फिर अगला है सोन रिवर। सोन रिवर को देखिएगा कि दक्षिण से आकर मिलने वाला सबसे लंबी नदी है, समझ में आ रहा होगा। सोन अमरकंटक से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैकाल पर्वत के अमरकंटक से, इसका प्राचीन नाम जो है हिरण्यवाह है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के। और यह क्या करती है कि बहाव क्षेत्र देखेंगे तो औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, पटना। अब पटना में आकर क्या करती है, गंगा रिवर में मिल रही है। पटना में आके गंगा रिवर में मिलता, पूछेगा कि पटना में कौन मिलती है, तो सोन आके मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। पुनपुन। और दक्षिण का दूसरा प्रमुख रिवर, पूछेगा दक्षिण से आने वाली दूसरा प्रमुख रिवर कौन है, तो पुनपुन है। दूसरा प्रमुख रिवर पुनपुन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। यह जो है फतुहा के पास, ठीक है, फतुहा के पास आके गंगा रिवर में मिल जाती है। मोरहरा और दरगाह किसकी सहायक नदी है, पुनपुन रिवर का, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मोरहरा और दरगाह सबको दिखाई पड़ रहा होगा साफ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मोरहरा और दरगाह इसकी सहायक रिवर है। फल्गु फिर इसके बाद फल्गु रिवर, तो ये छोटा नागपुर के पठार से, कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से। और जब बोध गया में क्या होता है, इसका मुख्य धारा का नाम है निरंजना या लीलाजन, मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है। फल्गु नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। और यह क्या होता है कि बोध गया में मोहना नदी में मिलती है, बोध गया में इसमें मोहना नदी आके मिल जाता है बोध गया में। पूछेगा मोहना किसकी सहायक नदी है, तो फल्गु की, समझ में आ रहा होगा, मोहना नदी आके मिल रहा है। इसका धार्मिक महत्व है, आपको पता ही कि पितृपक्ष के समय में, बस इतना ही। ये भी गंगा की सहायक रिवर है। सकरी रिवर, यह सकरी छोटा नागपुर के पठार से ही हजारीबाग होते हुए प्रवेश करती है, ठीक है, हजारीबाग होते हुए प्रवेश कर रही है बिहार में। नवादा, पटना, मुंगेर इसका बहाव क्षेत्र है। किउल और मोरहर के साथ गंगा नदी में मिलती है। पूछेगा कि वह कौन सी रिवर है जो किउल और मोरहर के पास साथ गंगा नदी में मिलती है, किउल और मोरहर के, तो सीधा कहिएगा कि सकरी रिवर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गया हो। किउल और मोरहर के साथ अजय नदी, अजय नदी का जो नाम है अजयावती या अजनी, जमुई जिला के बटपार से, जमुई जिला के बटपार से अजय नदी, ठीक है, जमुई जिला के बटपार से। यह बंगाल में जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो अजय रिवर कहाँ से निकलती है, तो जमुई के बटपार से, और बंगाल में जाके गंगा रिवर मिल जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको बात समझने में कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से हो गया होगा रिवर, बिहार का रिवर। बाकी आप लोग भारत का रिवर कर चुके होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जीनियस स्टूडेंट लोग हैं। चलिए अब हम लोग अगला जो शीर्षक लगाया है बिहार का जल प्रपात, थोड़ा हम याद करा देते हैं क्योंकि जरूरी है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन होने की संभावना है। तो जल प्रपात में देखेंगे नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा किनका सेंटर पड़ा है आपका, अच्छा प्रेम जी का नवादा है, तो याद रखिए प्रेम जी जहाँ जा रहे हैं कोकोलत जलप्रपात होगा, कोकोलत जलप्रपात, ऐसे ही याद होता है, कोकोलत जलप्रपात होगा। और किस नदी पर होगा, तो कर्मनाशा,
ककोलत जलप्रपात किस पे है? कर्मनाशा नदी, और कहाँ पे है? नवादा में है। समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा कि दुर्गावती। चलिए, अगर कैमूर किनका सेंटर है? भभुआ कैमूर आपका है ना। चलिए, तो वहाँ भी आपका है कि आप याद रखिएगा, यह जो है आपको 91 मीटर का है दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी पर है। दुर्गावती नदी है, जा रहे हैं तो पूछेगा कि कैमूर में कौन सी नदी, दुर्गावती नदी कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये कैमूर में है। समझ में आ रहा होगा। शुक्लहरी, सॉरी जियारकुंड, पहले लिखिए जियारकुंड। भोजपुर किसी का सेंटर है क्या? नहीं है। फुलबकिया नदी पर है, फुलबकिया नदी पर है आपको जियारकुंड जलप्रपात। फुलबकिया नदी पर जियारकुंड जलप्रपात, ये कहाँ पे है? तो भोजपुर में है। आगे देखिएगा शुक्लहरी जलप्रपात। यह जो है शुक्लहरी को थोड़ा याद रखना है कि यह कन्हरी नदी पर है। कन्हरी नदी यह क्या करता है कि आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार का, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार का सीमा पर स्थित है। यह पूछेगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो शुक्लहरी। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? लिखिएगा, अगला लिखिएगा, मतलब सुनिएगा, दुर्गावती जलप्रपात। यह जो है खादरकोह में गिरती है। दुर्गावती जलप्रपात जो है खादरकोह में गिरती है, इसीलिए खादरकोह जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, खादरकोह के पास गिरती है। खादरकोह दुर्गावती अभी हमने बताया कि कैमूर जिला में है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ गए होइएगा। परासडीह जलप्रपात, परासडीह, परास नदी पर जो पंडा नदी में मिल रहा है। ठीक है, और यह 370 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कितने ऊंचाई से गिर रही है? 370 फीट की ऊंचाई से। अब कहा है कि तमाशीन जलप्रपात। कौन है? तमाशीन। तमाशीन जलप्रपात 70 फीट की ऊंचाई पर। नदी क्या है? महाने नदी। कौन सा नदी है? महाने नदी। देखते चलिए, नीरस थोड़ा लगेगा लेकिन देखना है मन को शांत करके। महाने नदी, रस नहीं है लेकिन अब क्या किया जाए, है ना, रस तो नहीं है, महाने नदी है। बस सुनिए कि भाई महाने नदी पर सर ने कुछ बताया है। तमाशीन जलप्रपात, ठीक है, महाने 70 फीट की ऊंचाई पर से गिर रहा है। यहाँ तक की बात। फिर जब हमने अगला कहा कि गर्म जल झरने, ठीक है, गर्म जल झरने, तो गर्म जल झरना जो होता है उसमें आप देखें कि गंधक, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि शरीर के स्किन रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है, स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं कि राजगीर में क्या है। राजगीर में भी सबसे पहले देखें राजगीर। राजगीर किसी का सेंटर है क्या? 3 ही जगह आपको देखना है, गया, राजगीर और मुंगेर। मुंगेर से हैं, किसी को मुंगेर सेंटर है, वहाँ भी आएंगे। तो गया, राजगीर और मुंगेर 3 जगह का ही आपको गर्म जल झरना याद रखना है, बस कुछ नहीं। राजगीर में जब जाइएगा, यहाँ पे ब्रह्मकुंड याद रखिएगा, 87 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। ब्रह्मकुंड, सूरज कुंड, ब्रह्म और सूरज, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड। समझ में आ रहा होगा, यह सारे जो आपको दिखाई पड़ रहा है यह राजगीर में है। और इसमें आपको याद, ब्रह्मकुंड का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। गया जाएंगे, गया जिनका सेंटर है एक ही है वहाँ पे, वह आपको अग्निकुंड है। समझ में आ रहा होगा, गया में बस मात्र अग्निकुंड को याद रखिए। समझ में आ रहा होगा, गया में अग्निकुंड है। फिर हमने कहा कि मुंगेर समीक्षा के यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण और ऋषि। देखिए यहाँ याद रखने का तरीका है कि वहाँ जब देख रहे हैं मुंगेर वाला में, तो देखिए तो सब धार्मिक नाम सब है। सीता कुंड, रामेश्वर मतलब राम जी के नाम पर रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण उनके भाई पर, और ऋषि। समझ में आ रहा होगा। तो वहाँ आपको धार्मिक, जैसे ही धार्मिक समझिए गौर से कि धार्मिक नाम वाला जैसे ही आ जाए तो मुंगेर, आपको मुंगेर याद रखना है, धार्मिक नाम। और अग्नि को समझ ही रहे होइएगा, अग्नि
समझ में आ रहा हो? तो 250 मंत्र है अग्नि के नाम से ऋग्वेद में, समझ रहे हैं ना? तो अग्नि को बस याद रखना है कि वो मतलब मध्यस्थता की देवी होती है, अग्नि कुंड है वो, ठीक है। बस गया ऐसे भी प्रसिद्ध है, फल्गु रिवर वहीं पे है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, मुहाने में आके मिल जाती है। नदियों के द्वारा झील का भी निर्माण किया गया है, गोकुड़ झील का जो चर्चा करते हैं, गोकुड़ झील, इस प्रकार का झील नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित करके कुछ एरिया छोड़ देती हैं, इसे गोकुड़ झील कहते हैं। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोकुड़ झील को बिहार में मन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ पे झील या मन है? तो बेतिया जाइएगा तो सरेया मन, ठीक है, सरेया झील या सरेया मन बेतिया में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हरसिद्धि की सोनवर्षा मन, मैं सामने इसलिए मैचिंग में हो सकता हूँ दे दे, और उसी हिसाब से हमने रखा भी है उसको कि हरसिद्धि की सोनवर्षा मन। जोगापट्टी में सेमरी मन, मतलब सेमरी गोकुड़ झील, समझ में आ रहा होगा। मोतिहारी में मोती झील, मोतिहारी में मोती झील, और पिपरा में पिपरा मन, पिपरा में पिपरा मन। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। एक एक राउंड देखते चलिए, चीज़ वहाँ से फ्लैश कर जाएगा। फिर अब अगला जो एरिया है आगे देखिएगा, अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य, स्थली कहिए, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पिछले साल भी पूछा है। तो भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? सीधा याद रखिएगा, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है, समझ में आ रहा होगा। यह बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है, 1976 में बनाया। बस 76 नहीं पूछेगा, पूछेगा भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है, बस इतना ही याद आपको रखना है। वाल्मीकि बाघ स्थली कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। दूसरी बाघ परियोजना, यहाँ पे दूसरी बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया था, यह दूसरी बाघ परियोजना था। कांवर पक्षी अभ्यारण्य, कांवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है आपको? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। बस कांवर पक्षी अभ्यारण्य का जैसी ही चर्चा है तो सिर्फ आपको याद रखना है कि यह एरिया बेगूसराय में है, कोई दिक्कत नहीं। कांवर पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। चलिए, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य या बाघ पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है? दरभंगा। दरभंगा से आज कोई नहीं आए हैं, कनिष्ठ शायद नहीं आए हैं। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं। कांवर आपको बता दिए, कांवर पक्षी हमने बेगूसराय बता दिया है आपको, ठीक है। और आगे आप देखेंगे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है, ये आपको भागलपुर पता ही है, कोई परेशानी नहीं है। हमने नकटी पक्षी अभ्यारण्य पहले ही बताया है, जमुई, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ गया, फिर थोड़ा रिपीट हो गया है, लेकिन वहाँ भी हमने आर्थिक सर्वे में बताया, वो बात यहाँ भी आर्थिक भूगोल में लिखा है उसने। नकटी गोगाविल पक्षी बिहार, गोगाविल पक्षी बिहार कहाँ है? कटिहार में। गोगाविल को याद रखना है ख्याल से, कहाँ है? कटिहार में है। ये सब अभी यहाँ साथ में बोल के आपको माइंड थोड़ा चलेगा। यहाँ पे गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है, क्योंकि यहाँ पूछेगा गोगाविल धनुषाकार झील कहाँ है? तो कटिहार में, उसी में एक झील भी दिखाई पड़ेगा, गोगाविल झील कटिहार में दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और परमा डॉल्फिन अभ्यारण्य, अब देखिए एक डॉल्फिन अगर तेजी में मारने वाला होगा तुरंत मार देगा भागलपुर, डॉल्फिन जैसी देखेगा तो भागलपुर, लेकिन है कहाँ? अररिया में। मतलब हसनैन भाई को याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है, अररिया में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य समझ में अररिया में है, यहाँ तक कि समझ में आ रहा होगा। परमान नदी के ऊपरी भाग में, समझ में आ रहा होगा। परमान नदी, तो इसका मतलब परमान नदी भी वहां पे होगा, परमान नदी भी वहां पे होगा, समझ में आ रहा होगा। बक्सर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, बक्सर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बक्सर जिला में, ठीक है। और बेतिया जिला में 1978 में उदयपुर आसरनी, उदयपुर है आपके यहाँ, उदयपुर आसरनी वहीं पे है आपका। अररिया जिला से है ना आप?
एक और है आपके यहाँ हरियावाड़ा हिरन पार्क। हरियावाड़ा हिरन पार्क अररिया जिला में ही है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और बिहार की राजधानी पटना में जो है गांधी देख रहे हैं, पटना में जो है ना अभ्यारण्य, वह गैंडा प्रजनन के लिए है। संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए है। भारत में पहला, विश्व में दूसरा। हाँ, भारत में प्रथम स्थान पे है, क्योंकि हम वो सब नहीं लिखे कि चीज़ें अब जो जरूरियात है। अब देखिए जल निम्न भूमि वेटलैंड क्षेत्र, कहाँ पे वेटलैंड क्षेत्र है, बस एक बार रीडिंग मारिए, घबराइए नहीं, डाटा से घबराना नहीं है। बहुत सारा चीज़ तो हमें लगता है कि अभी सुन के आपको याद हो गया होगा, बहुत सारा जो एरिया है आपको सुन के अभी याद रहेगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा होगा। तो बेगूसराय में कांवर झील अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे, ठीक है। ग्राम और शहर वहाँ नहीं पूछेगा, उतना ध्यान देने के लिए ऐसे एक बार एट ए ग्लांस देखते चलना है कि मझौली में है, केसरिया चौर, चैता चौर और मांझी चौर, ठीक है। ये पूर्वी चंपारण में कौन है? केसरिया, चैता, मांझी, उदयपुर झील। बस इतना है कि आप याद रखिए, ये जो झील है आपको पूर्वी चंपारण, किस गांव में है वहां जाने की आवश्यकता नहीं, बस एरिया आपको पता होना चाहिए। कुशेश्वर झील अभी हम लोग चर्चा किए हैं, दरभंगा, कुशेश्वर झील का चर्चा किए हैं, दरभंगा। भरथुआ चौर, असारा मन और ब्रह्मपुरा मन, ये जो है ये टोटल मुजफ्फरपुर में है। ताल बहिरा भी मुजफ्फरपुर में है। सहरसा में जब जाइएगा तो वहाँ काफ़ी मिलेगा चौर, मतलब वहाँ पे झील है, वेटलैंड जो एरिया है सहरसा में। तो सहरसा में भगवा, बोरा, एक पीर, कौदा लोहार, परवा मुरली चौर और रतनपुरा। कौदा लोहार क्योंकि ये सब नाम हो सकता है क्योंकि आपको मैचिंग कराना चाहे वो, आप एक बार देखे रहिए तो वहाँ गलती, जो नहीं देखा है और जो देख के आया है उससे बेहतर है। जो कौदा लोहार आपको सुने हुए कि अच्छा सहरसा में, कौदा लोहार माइंड पर जोड़ आया कि अच्छा सर ने कहीं कहा है कि वह सहरसा में है। समझ में आ रहा होगा। तो जो सुना हुआ चीज़ रहता है ज़्यादा संभावना रहता है कि आपका गोली लग सकता है। जो देखा हुआ है कि अच्छा ये चीज़ हम देखे हुए हैं और कभी आपने देखा नहीं, अनुमान से अब बहुत प्रोबेबिलिटी उसका कम होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि कैमूर तो रोहतास सासाराम के क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुआ ताल ये मानव निर्मित है। बहुआ ताल भागलपुर से है कोई क्या? भागलपुर से कोई नहीं अभी। बहुआ ताल जो है आपका भागलपुर से, वो मानव निर्मित है, ठीक है। उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुआ ताल को थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। रघुपुर या राघोपुर दियारा क्षेत्र जो है आप जाइएगा, वैशाली, हाँ राघोपुर जो एरिया है तेजस्वी का, ठीक आप पकड़े हैं, तो वैशाली है। हरबिया चौर सारण में है आपका, हरबिया चौर, हाँ अकिलपुर में। आगे बढ़िएगा, सहरसा आप चलिए, सहरसा कोई गए हैं? सहरसा, सहरसा आप गए हैं, वहाँ जब जाएंगे सिमरी बख्तियारपुर झील है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमरी बख्तियारपुर झील, समझ में आ रहा होगा। और यह जो है कि घोड़े की नाल जैसी है, आपको दिखाई पड़ेगा सिमरी बख्तियारपुर वाला, कि यहाँ जमुनिया, सरदिया, कुबीना और गोबरा जो ऐसे बनावट है, पूरे घोड़े की नाल की आकृति की वहाँ बना भी हुआ है। वह घोड़े की नाल की आकृति का अगर दिखाई पड़ रहा है तो सहरसा में ही। समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होइएगा। इसमें कुछ समझाने की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको एक बार देखना ही पड़ेगा एनी हाउ। फिर हमने कहा कि गंगा में मिलने वाली नदी, यह आपको हमने बता दिया है। घाघरा पहले आप याद कर जाइए फिर से, छपरा में कोई दिक्कत नहीं है। गंडक सोनपुर में, बागमती मुंगेर में, कोसी कुरुसेला, वही कुरुसेला यहाँ लिखा है, अलग अलग किताब, लेकिन उससे घबराना नहीं है, वो अभी मुंगेर में ही मिल रहा है। कर्मनासा चौसा के पास, सोन मनेर के पास, सोन कहाँ मिल रहा है? मनेर के पास, ठीक है। पुनपुन फतुआ के पास और फल्गु सूर्य गड्ढा के पास। समझ में आ रहा होगा, ये लगभग चीज़ आपको याद है, ये सारा चीज़ आपको याद ही है, इसमें से कोई परेशानी आपको नहीं है। अन्य जो गंगा की सहायक नदी है, काव, छेर, बनास, मोहिनी, ठीक है, किउल, मुहाने, बडुआ,
चाचन, घोघा, गेरुआ, काका और जुमानी, ये सारे जो है छोटे छोटे रिवर जो है आपके गंगा के सहायक रिवर है। यहाँ तक की जानकारी आपको हमने दिया। अगला जो आपका शीर्षक है मृदा, ठीक है। जब मृदा की बात करते हैं तो हम भारत को देखिए और बिहार को देखिए मृदा का। तो हम क्योंकि देखिए भारत आप लोग सब कुछ जानते हैं अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब जीनियस है, भारत की मृदा को अच्छे से पता होगा। मैं वहाँ का गारंटी नहीं लूँगा लेकिन बिहार का गारंटी लेता हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया कि लिख देता हूँ, मोटा मोटी बात आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। भारत के मैप को देखिएगा तो वहाँ पे कई प्रकार के सॉइल आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा को देखेंगे तो वन मृदा, अरुणाचल वाला और असम वाला हिस्सा भी देखेंगे तो वन मृदा आपको दिखाई पड़ेगा, जो दिक्कत नहीं है। गंगा बेल्ट जब जाएंगे तो गंगा बेल्ट में जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में ही आप देखेंगे कि हमने तराई वाला हिस्सा में भावर समझाया था, भावर या दलदली मृदा, ठीक है। बांगर और खादर मृदा जलोढ़ मृदा में बहुत बड़ा एरिया होता है, समझ में आ रहा होगा। तो खादर मृदा प्रत्येक साल क्या होता है कि जो गाद नदियों द्वारा लाया जाता है तो खादर मृदा कहते हैं। जहाँ बाढ़ के पानी नहीं पहुँचता वहाँ पे बांगर मृदा होगा, बस नॉर्मल इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, भारत का मृदा आपका तैयार होगा, ठीक है। काली मृदा, काली मृदा जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ कर्नाटक के हिस्से जो बेल्ट है वहाँ आपको कुछ आंध्र प्रदेश का हिस्सा लेता है, वह काली मृदा है। इसे कपासी मृदा या स्वतः जुताई मृदा कहते हैं। ये सब आप लूसेंट में लिखा हुआ है, चाहे अन्य किताब में जो पढ़े होंगे सब कुछ याद होगा। हाँ रेगुर, हाँ काली मृदा, रेगुर मृदा, स्वतः जुताई मृदा उसको बोलते हैं कि स्वतः वो आपका न जोता हुआ कपासी मृदा, कपास के खेत के लिए, ठीक है। यहाँ तक के बात हमने बताया है। लेटेराइट मृदा समझ में आ रहा होगा, लेटेराइट मृदा भी भारत में मिल रहा है आपको, लाल और पीली मृदा, ठीक है। अब इसमें है कि लाल और पीली उत्पादन किसका है, लेटेराइट मृदा में काजू की खेती होती है, समझ में आ रहा होगा। तो ये सब आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, हम थोड़ा सा, ठीक है। आपको बिहार में है, इसलिए आराम से सुनिए कथा। सत्यनारायण भगवान का कथा कुछ देर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आज लिखना कम हो रहा है तो लेक्चर होते जा रहा है, आराम से होते जा रहा है। बढ़िया काम किया आज आप, बढ़िया काम है। जब बात किया तो हमने आपको जस्ट बताया कि भारत का मृदा उसका हमने बांटने का हल्का आपको बताया कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब बिहार का मृदा का बात करेंगे तो 3 प्रकार की मृदा उत्तर में दिखाई पड़ेगा और दक्षिण भारत का भी मृदा आपको अलग तरीके से 3 प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो तराई क्षेत्र का मृदा, नवीन जलोढ़ या भांगर, ठीक है, खादर और भांगर वाला एरिया, और दूसरा बलसुमरी मृदा। गौर से इसको समझिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह तराई क्षेत्र का मृदा, ठीक है। नेपाल सीमा जब देख रहे हैं, चंपारण सुशांत वाला जो एरिया है कि पहाड़ियों से लेकर पूरब में किशनगंज तक, यहाँ से लेके 5 से 7 किलोमीटर तक किशनगंज तक, ये जो एरिया देख रहे हैं तराई मृदा यहाँ आपको मिलेगा। कौन मिलेगा? तराई का हिस्सा मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी इस बात को समझने में, कहीं कोई परेशानी नहीं, बहुत जीनियस है आप लोग, ठीक है। तो हमने कहा कि यह दलदली मृदा है, कई दिनों से हुई कथा सुना रहा, दलदली है, यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है, समझ में आ रहा होगा, घनेकार वृक्ष होते हैं, यह भी बात उसका जो विशेषता है, सब सारा चीज़ आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तराई मृदा का जो कलर आप देखेंगे तो भूरा और हल्का पीला, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, भूरा एवं हल्का पीला। पूछेगा कि तराई मृदा का क्या एरिया, तो सीधा दे देगा आपको, एरिया दे देगा चंपारण, मतलब पूर्वी पश्चिमी चंपारण से लेके आपको कटिहार तक का दे देगा। तो घबराना नहीं है, इतना बड़ा कैसे हो गया भाई, हम भूगोल पढ़ के आए हैं, आप जहाँ से पूछना है आप हमसे पूछ लीजिए, मैं प्रिपेयर हूँ आंसर देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हसनैन चलिए, फिर हमने कहा कि नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है, कि तराई के दक्षिण वाला हिस्सा, तराई के
दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये जो एरिया हम अब कल भी बताए थे, दक्षिण वाला जो हिस्सा है नवीन जलोढ़ मृदा मिलता है तथा इसे भांगर, ठीक है, या भांगर मृदा कहते हैं। इस प्रकार की मृदा जो है पूर्णिया एवं सहरसा में सबसे अधिक, पूर्णिया और सहरसा वाला बेल्ट जो देखिएगा, पूर्णिया और सहरसा, पूछेगा कि नवीन जलोढ़ या भांगर मृदा सबसे जहाँ ज़्यादा कहाँ है, तो आपको क्या बताना है, पूर्णिया एवं सहरसा, पूर्णिया एवं सहरसा दोनों याद हो गया। पूर्णिया और सहरसा को याद रखिएगा। भांगर मृदा तो नवीन जलोढ़ या भांगर मृदा सबसे ज़्यादा, क्लियर, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यह जो है इसका कलर देखिएगा तो गाढ़ा भूरा एवं काले रंग की, ठीक है, काले रंग की होती है भांगर मृदा जो है, काले रंग, गाढ़ा भूरा, और समझ में आ रहा हो। हमें लोकेशन सिर्फ याद रखना है कि ऊपर वाला हिस्सा में आपको तराई क्षेत्र का मृदा नवीन जलोढ़ या भांगर मृदा, तो पूर्णिया और सहरसा के क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक बात समझ गए होइएगा। फिर हमने कहा कि बलसुंदरी मृदा, हाँ बलसुंदरी मृदा, बलसुंदरी, ठीक है, भांगर के बाद बलसुंदरी मृदा का क्षेत्र है। यह मृदा जो है, यह मृदा पूर्णिया के दक्षिण भाग से शुरू होकर, इस हिस्सा में पूर्णिया के दक्षिण भाग का बात कर रहा है, पूर्णिया के दक्षिण भाग से शुरू होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण तथा चंपारण के दक्षिणी भागों तक, समझ में आ रहा हो। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन दिखाई पड़ रहा है, बलसुंदरी मिट्टी का, समझ में आ रहा होगा। पूछेगा कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, समझ में आ रहा होगा, तथा चंपारण के दक्षिणी भाग तो कौन मृदा है, तो बलसुंदरी मृदा है। कौन है, बलसुंदरी मृदा है, कोई दिक्कत नहीं है। चूने की अधिक मात्रा होने का यहाँ क्षारीयता है। अब देखिए हमने लोकेशन भी आपको बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने पूरा आपको डिटेल बता दिया कैसे कैसे क्या है। अब चलते हैं दक्षिण, कोई दिक्कत नहीं, मानचित्र आप देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा मृदा है, ये तराई वाला हिस्सा है, यहाँ से चल रहा है। फिर हमने कहा कि पुराना जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदा का ही भांगर मृदा, पूर्णिया और सहरसा के नीचे वाला जितना हिस्सा है उसमें बलसुंदरी मिट्टी। यहाँ तक की बात आप समझ गए होइएगा। दक्षिण बिहार का मृदा पूछेगा कि दक्षिण बिहार का मृदा तो पुराना जलोढ़ जो है कि भोजपुर से भागलपुर तक के क्षेत्र है पुराना जलोढ़ का। पूछेगा पुराना जलोढ़ का क्षेत्र क्या है, तो भोजपुर से भागलपुर तक, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्रकार की मृदा इसमें दक्षिण में देखेंगे तो 4 प्रकार का मृदा आपको दिखाई पड़ेगा। दक्षिण में 4 प्रकार की मृदा, पहला लिखिएगा ताल की मिट्टी या ताल मृदा, दूसरा पुराना जलोढ़, हाँ ताल की, बलथर मृदा, बलथर और दियरा का मृदा। ये 4 प्रकार का मृदा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, देखते चलिए, सोन नदी, जो हम लोग सोन नदी देखे हैं, सोन नदी के पश्चिमी भाग में मृत्तिका का प्रधान होने के कारण ये जो हिस्सा है यह में दोरस अथवा केवाल मिट्टी पाया जाता है। सोन नदी के पश्चिम हिस्सा में दोरस अथवा केवाल मृदा, दोरस अथवा केवाल मृदा क्या पाया जाता है, दोरस अथवा केवाल मृदा, दोरस अथवा केवाल मृदा पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारी बनावट के कारण, इसका भारी बनावट के कारण स्थानीय नाम है इसका करेल, स्थानीय स्तर पर करेल मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, करेल केवाल मिट्टी, इसका नाम करेल केवाल मिट्टी भी है। तो पूछेगा कि करेल केवाल मिट्टी किस क्षेत्र का है, तो दक्षिण की तरफ सोन नदी के आसपास में
करेल कैवाल मृदा किधर मिल रहा है? सोन नदी के आसपास में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मैप भी आपको बना के दिया हूं, समझते चलिएगा। अब जैसे हमने कुछ नाम, खड़गपुर की पहाड़ी के दक्षिण में बलुआही मिट्टी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, उसे नहीं ध्यान रखना है, उसका टाइप्स बता दिया हूं। देखिए हमने कल भी बताया था क्या कि दक्षिण गंगा के दक्षिण नदी, जैसे दक्षिण में के हिस्से में क्या होता है? ताल का, ठीक है, आकृतियाँ, स्थलाकृति जब बता रहे थे, ताल का, बढ़िया ताल, ठीक है, बाढ़ का ताल, ये सब चर्चा हम लोग किए थे। तो जो एरिया में विशेष आकृति आपको दिखाई पड़ेगा, वहीं पे आपको गंगा के दक्षिण में ताल का मृदा, गंगा के जस्ट दक्षिण में आपको ताल का मृदा दिखाई पड़ेगा, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, ठीक है। यही बस मृदा का निर्माण बाढ़ के कारण हुआ। बस आप सिर्फ याद रखिएगा कि यहाँ जो है ताल का मृदा गंगा नदी के दक्षिण में जो बाढ़ वाला एरिया है वहीं पे आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी जलोढ़ मृदा, अब पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ है देखते हैं। अब पूछेगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो करेल कैवाल मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा को करेल कैवाल मृदा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करेल केवाल मृदा कहते हैं या भांगड़ मृदा कहते हैं। यहाँ तक बात आप समझ में आ रहा होगा। इसका विस्तार ताल क्षेत्र के दक्षिण भोजपुर जिला से भागलपुर तक है। भोजपुर जिला से क्या है, भागलपुर तक के क्षेत्रों में, मतलब गंगा के दक्षिणी हिस्सा छोड़ के, ठीक है, भोजपुर से भागलपुर जिला तक आपको कौन सा मृदा है? केरल कैवाल मृदा, केरल कैवाल मृदा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या पुराना जलोढ़ मृदा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो भोजपुर से भागलपुर पूछेगा कि करेल कैवाल मृदा का एरिया क्या है, तो भोजपुर से भागलपुर, बस इतना याद रखिए कि भोजपुर से भागलपुर। यहाँ तक के बात आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसका रंग नहीं पूछेगा, वो एरिया सिर्फ पूछेगा। अब बक्सर के पश्चिम में कर्मनाशा नदी के पास लवण सागरीय गुण वाली मृदा पाया जाता है। जहाँ पे नदी के आसपास में होगा, ऊसर वाला जमीन होगा, वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। पटना से भागलपुर पुराना जलोढ़, वही बात हम लोग कह रहे थे, ठीक है। अब आइए बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी, तो नीचे देखिएगा छोटा नागपुर पठार तथा कैमूर, ठीक है, कैमूर पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक। अगर पूछेगा कि बलथर मृदा कहाँ मिल रहा है, तो छोटा नागपुर पठार से लेकर आपको नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार से लगा हुआ है, वहाँ से लेके आपको कैमूर की पठार से लेकर राजमहल तक, पूर्वी राजमहल तक के हिस्से में आपको बलथल मृदा मिल रहा है। दियारा क्षेत्र, ठीक है, दियारा क्षेत्र का अभिनव जलोढ़ यानी कि नवीन जलोढ़ का मृदा हो गया। दियारा क्षेत्र अभिनव या नवीन जलोढ़ का मृदा। यह आपको सोन, फल्गु, क्यूल, चांदन आदि नदियों के क्षेत्र में, जहाँ नदी होगा वहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा आपको दिखाई पड़ेगी। क्योंकि नदी जो है गाढ़ लाती है बाढ़ के समय और एक पाट देती है फिर धरती को, तो नया मृदा का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अभी जो आपने पढ़ा नदी के बाद हमने पढ़ाया क्या, नदी पढ़ाया पूरा, उसके बाद अभ्यारण्य पढ़ाया, पूरा झील पढ़ा दिया, समझ में आ रहा होगा। झील पढ़ाने के जस्ट बाद हमने अभी आपको पढ़ाया यहाँ की मृदाएं। तो हमने पहले भारत की मृदा बताया, भारत की मृदा के जस्ट बाद हमने बिहार का मृदा का जब बात किया तो हमने तराई का मृदा, पहले आप सुनिए गौर से, तराई का मृदा बताया कि चंपारण से लेके कहाँ तक, कटिहार तक, किशनगंज कटिहार तक के हिस्से में तराई मृदा है, 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में, यह बताया। उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो जलोढ़ मृदा, भांगड़ मृदा, वह पूर्णिया और सहरसा, बात समझ में आ रहा होगा, पूर्णिया और सहरसा, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। फिर हमने कहा कि उसके जस्ट नीचे देखेंगे बलसुंदरी मिट्टी, यही पढ़ाया, बलसुंदरी मिट्टी का एरिया सबसे बड़ा है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, समझ में आ रहा होगा। पूर्णिया के दक्षिण वाले हिस्सा पूरा क्या है, बलसुंदरी मिट्टी का एरिया। यहाँ तक बात हमने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि दक्षिण में जब आए तो 4 प्रकार का मृदा आया,
केरल स्थानीय नाम पर अलग अलग नाम था, तो हमने पहले कहा कि ताल मृदा, तो ताल मृदा गंगा नदी के दक्षिण हिस्सा में जस्ट ताल मृदा का एक पट्टी विकसित है, ठीक है। उसके नीचे जब आएंगे तो पुराना जलोढ़ या करेल कैवाल मृदा, पुराना जलोढ़ या करेल, बोलिए जोर से, करेल कैवाल मृदा, समझ में आ रहा होगा। करेल कैवाल मृदा यह आपको भोजपुर से लेके भागलपुर तक के हिस्सा में है। यहाँ तक के बात समझ में आया। फिर हमने कहा वलथर मृदा, तो यह जो वलथर मृदा है वह आपको छोटानागपुर पठार, कैमूर का पठार से लेके आपको राजमहल पहाड़ी तक, समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने लास्ट लाइन बताया दियरा, दियरा कहने का मतलब नवीन जलोढ़ मृदा, जहाँ जहाँ नदी है, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, चाचन हो गया, अजय हो गया, इन नदियों के आसपास का जो मृदा होगा वह नवीन जलोढ़ मृदा होगा। यही आप यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा सुशांत। 2 मिनट हमको भी रेस्ट लेने दीजिए। इसको जब हम जलवायु की बात करते हैं तो बिहार की जलवायु, भारत की जलवायु का भी और विश्व के जलवायु का भी वर्गीकरण किया गया है कि किस जलवायु रेंज में भारत का या विश्व का या बिहार का एरिया पड़ता है। जलवायु वैज्ञानिकों ने उसका अलग अलग सिंबॉलिक नाम दिया कि हम इसको इस डायमेंशन में समझ सकते हैं। शुष्क जलवायु है, अर्धशुष्क जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है या सदाबहार प्रकार की जलवायु, सब अलग अलग आप देखेंगे जो भारत का या विश्व का एनसीईआरटी की मानक पुस्तकों में बहुत बारीकी से दिया हुआ है, समझ रहे होइएगा। लेकिन प्रॉपर आपको बिहार के समझना है, तो बिहार के लिए हमने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा को पहले देखते हैं। पूर्व हिस्सा देखें गर्म एवं आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु पूर्वी हिस्सा में। पश्चिमी हिस्सा में गर्म एवं शुष्क जलवायु दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि 2 बात आपको बस नॉर्मल सी बात याद रखना है कि अच्छा उधर पूर्व कह रहा है तो आर्द्र कहने का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी वहाँ से क्या है, नज़दीक है, समझ में आ रहा होगा। और पश्चिम में शुष्क होने का मतलब है कि हवाएं लास्ट तक पहुँचती होंगी, डिले होता होगा, बंगाल की खाड़ी से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सीधा बात है। फिर हमने कहा कि कोपेन ने बताया कि बिहार में मानसूनी प्रकार की भी जलवायु दिखाई पड़ता है जिसका सिंबॉलिक उसने दिया AM, ठीक है। तो पूछेगा कि कोपेन के जलवायु के अनुसार बिहार में कौन सा एरिया मानसूनी है, तो वो सिंबल दे देगा AMCW, समझ में आ रहा होगा इस प्रकार से। तो आप कहिएगा कि AM से उससे कोपेन ने क्या किया, मानसूनी जलवायु को निर्धारित करने का काम किया AM के नाम से, ठीक है। और मानसूनी जलवायु को ही उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं, समझ में आ रहा होगा। जो पूछने वाला एरिया है आपका सीधा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह पूछ सकता है, इसको पूछने की चांस है। मानसूनी जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा सिंबल दिया है, ठीक है, AM। फिर हमने कहा कि कोपेन का जलवायु का जो वर्गीकरण किया तो बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW के विभाग में आता है, समझ में आया। पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यह कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप सब अगर देखे होंगे, देखी होंगी, तो दिखाई पड़ेगा कि पूछा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश हिस्सा पड़ता है A CWG, दूसरा कहा AW, तीसरा कहा AM और चौथा कहा AWG और कुछ और दे दिया, पांचवा दिया E। तो पांचवा ऑप्शन अगर E है तो E सीधा रिजल्ट है, तो ये दोनों को दे दीजिए, नहीं तो E ऑप्शन पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि थर्नवाट जो है ने भी बिहार के जलवायु के वर्गीकरण को निर्धारित किया, बांटा, तो पाया कि इसका जो क्षेत्र है CAW के क्षेत्र में है, CAW के क्षेत्र में है। क्योंकि इसको देखिए, इसका वर्गीकरण पढ़ने से पहले पढ़ना तो स्टूडेंट को चाहिए भारत का, तब समझ में आएगा कि C क्या है, A क्या है, W क्या है, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी आपको PT है तो सीधा रट जाइए, कोई उपाय यहाँ नहीं बनता है कि आप उसको समझने की आवश्यकता है। तो समझा हुआ चीज टिकाऊ होता है, लेकिन अभी पेपर सामने है, तो बस हमको AM याद रखना है, CWG तथा AW कोपेन के द्वारा। थर्नवाट के अनुसार CAW और त्रिवार्था ने कहा कि उत्तरी भाग, बिहार के उत्तरी भाग में CAW, ठीक है, CAW यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, स्मॉल है ये, समझ में आ रहा होगा। और दक्षिण भाग AW में है, कैपिटल
AW में बांटने का काम किया। इस प्रकार से आपका विभाजन क्लियर हो गया। और फिर हमने कहा कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, हिमालय की स्थिति, दूसरा चीज कर्क रेखा, ठीक है। फिर हमने कहा कि बंगाल की खाड़ी की निकटता, नॉर्वेस्टर या ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण मानसून की क्रियाशीलताएं, ये सारे जो चीज हैं आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करता है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक का चीज आपको कंप्लीट है। अगला शीर्षक लगाइएगा, सिंचाई परियोजना की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले भी भारत का आर्थिक सर्वे से सिंचाई बताया है, कृषि के साथ सिंचाई बताया, और यह भी बताया कि सबसे ज़्यादा नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होता है। दूसरा आहार और पाइन है, आहार और पाइन है, यह भी हमने बताया है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र के बारे में हमने बताया। तो भारत सरकार या बिहार सरकार अपने यहाँ किसानों को मतलब कृषि कार्य करने के अलावा अच्छा मतलब जल देने के लिए नहर परियोजना शुरू किया। समझ में आ रहा होगा? तो बिहार सरकार ने भी नहर परियोजना का निर्माण किया। समझ में आ रहा होगा? तो हमने कहा कि सोन नहर परियोजना, ठीक है। सोन नहर परियोजना बिहार में सबसे प्राचीन नहर यह सोन नहर है, ठीक है। प्राचीन नहर, यह सबसे प्राचीन नहर। पूछेगा कि सबसे प्राचीन नहर कौन है, तो सोन नहर है, कोई दिक्कत नहीं है। यह 1876-77 में डेहरी अनसोन के आसपास में, डेहरी के आसपास में क्या हुआ कि सोन नदी से निकाला गया था, ठीक है। सोन नदी से पूछे, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सोन नहर एक ही तरह से पूछेगा, किस नदी पर है, सोन नदी पर है, सबसे प्राचीन है, पहला सबसे प्राचीन है, इसको याद रखिएगा। इसका दो हिस्सा है, सोन नहर का पूर्वी नहर, सोन का पश्चिमी नहर और पूर्वी नहर। पश्चिमी और पूर्वी नहर क्यों भाई निकाला जा रहा है, तो सिंचाई करने के लिए। सिंचाई में पूर्वी देखेंगे, आरा, बक्सर, चौसा, भोजपुर में सिंचाई हो रहा है। पश्चिमी क्षेत्र का जो नहर है, पश्चिमी क्षेत्र में आरा, बक्सर, चौसा, भोजपुर में सिंचाई हो रहा है। पूर्वी से, पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद में सिंचाई होता है। हमने कहा यहाँ याद करने लायक एक ही लाइन था कि सबसे प्राचीन नहर कौन है, सोन नहर। बस इसको माइंड में रखिए, पूछा फैक्चुअल चीज रहेगा, आप करके ले जाएंगे। फिर हमने कहा त्रिवेणी नहर, बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर कौन है, त्रिवेणी नहर। किस पर है, तो गंडक। यह क्वेश्चन शायद मुझे उम्मीद है कि पूछा है कभी, यह क्वेश्चन पूछे हुए त्रिवेणी नहर किस पर है, त्रिवेणी नहर किस पर है, किस नदी पर है, तो गंडक पर है। दूसरी सबसे प्राचीन नहर है यह पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी नगर के आसपास में नामक जगह से गंडक नदी से निकाली गई है त्रिवेणी नहर। तो आपको याद रखना चाहिए सुशांत जी का मकान जो है उसी एरिया में, कि गंडक नदी से ही। समझ में आ रहा होगा, पश्चिमी चंपारण, त्रिवेणी नहर, ठीक है। त्रिवेणी नहर है, ये नहर निकला हुआ है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के हिस्से में त्रिवेणी नगर जगह से। यह सेकेंड दूसरा प्राचीन नहर है। दूसरा प्राचीन गंडक किसके नदी है, गंडक से निकला है। बस इतना ही बात आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह पश्चिमी चंपारण की भूमि को सिंचित करता है, इनको याद रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण की भूमि को सिंचित करता है। बस इतना ही है, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 20 तारीख का आपका टेस्ट भी है, ये भी याद रखिएगा। ढाका एवं त्यूर नहर, दूसरा जो हमने लिखा ढाका एवं त्यूर नहर, यह गंडक की सहायक नदी, अभी हम लोग चर्चा किए थे, गंडक की सहायक नदी लालबकिया और त्यूर पर है। ढाका एवं त्यूर, तो ढाका किस पर है, लालबकिया पर है, समझ में आ रहा होगा। और त्यूर नहर पे है, त्यूर नदी पे है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा। गंडक नहर, फिर गंडक नहर, प्रॉपर गंडक नहर भी है। यह वाल्मीकि नगर बांध से गंडक नहर निकाली गई है, जिसमें चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को सिंचित करती है। फिर हमने कहा कमला नहर, कमला नहर दरभंगा जिला के उत्तरी भाग में, दरभंगा जिला देखते चलिएगा, दरभंगा जिला के उत्तरी भाग में। माइंड आपको याद होगा दरभंगा, बस उतना याद है कि अब तो इतना भ्रमण करवा दिए हैं, सभी जिला का भ्रमण हमने करवाया है, नदी के माध्यम से, प्रॉपर जिला के माध्यम से,
सीमाबद्ध करके जैसे भी हुआ दर्शन कराया, बिहार दर्शन नहीं तो सब कुछ आपका दर्शन हो गया होगा। तो कमला नहर, कमला नहर देख बस याद रखना है कि दरभंगा, और इसका अधिकांश भाग जो है सिंचाई कहाँ होगा, मधुबनी। कहाँ, मधुबनी में, समझ में आ रहा होगा। फिर कोसी परियोजना, कोसी परियोजना कोसी नदी पर ही होगा। हनुमान नगर के पास, हनुमान नगर हमने कहा कि हनुमान नगर के पास ही वो क्या करती है, कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ से 2 नहर निकाला गया है, कोसी परियोजना के तहत 2 नहर है, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। ठीक है, पूर्वी कोसी में आप देखेंगे कि भीमनगर के पास कुशवाहा बांध, ठीक है, और पश्चिमी कोसी नहर जो है शारदा पीर बांध। ये थोड़ा याद रखिएगा, 2 बांध है, बांध का नाम है। पूर्वी हिस्सा में देखिए पूर्वी कोसी नहर पे भीमनगर कुशवाहा बांध, और पश्चिमी कोसी नहर में ही शारदा पीर बांध। पूछेगा क्या कि शारदा पीर बांध अगर पूछना होगा किससे जुड़ा हुआ है, तो कोसी, और कोसी में पूर्वी कोसी नहर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इसकी 4 शाखाएं हैं, पूर्वी कोसी नहर की 4 शाखाएं हैं। तो 4 शाखाएं मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया और अररिया। अररिया, पूर्णिया और अररिया, ये पूर्वी कोसी नहर का ही एरिया है इस एरिया में। ठीक है, और हनुमान नगर जलाशय है, पश्चिमी नहर का जो एरिया है वो हनुमान नगर जलाशय से है। यहाँ सिंचाई करता है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सुपौल। पश्चिमी वाला हिस्सा है, देखिए पश्चिमी हिस्सा भारत के बिहार के मैप को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये पश्चिमी एरिया है, उधर बंगाल वाला एरिया क्या है, पूर्वी एरिया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ तक की बात हमने आपको बताया। फिर हमने कहा कि पूर्वी गंडक नहर योजना, चरण 2, दूसरा चरण इसका, पूर्वी गंडक नहर परियोजना। यह पूर्वी गंडक नहर परियोजना किस किस का है, भारत और नेपाल का है, भारत और नेपाल का है। उद्देश्य जानने की आवश्यकता नहीं, आप समझ ही रहे हैं। सिंचाई का क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर। फिर आपने कहा कि गंडक पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, वाल्मीकि नगर बैराज से, कहाँ से, पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली यह वाल्मीकि नगर बैराज से प्रारंभ हुआ है, और यह यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, गोपालगंज, यूपी के जस्ट बाद ये कहाँ आती है, गोपालगंज में। पश्चिमी नहर पूछेगा कि पश्चिमी नहर से किस एरिया में प्रवेश करती है, तो गोपालगंज। गौर से समझिए, गौर से सुनिए, शांति रखिएगा, चीज़ें याद रखिएगा कि पश्चिमी जो गंडक नहर है वह किधर प्रवेश कर रही है, गोपालगंज में। कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ, गोपालगंज में। बात समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक बात आप समझ में आ रहे होंगे। यस, इसे पश्चिमी गंडक नहर को सारण मुख नहर के नाम से भी जानते हैं, सारण मुख नहर के नाम से जानते हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। इससे गोपालगंज, सारण, सिवान जिला का सिंचाई होता है, प्रवेश करती है कहाँ पे, गोपालगंज में। इसे पश्चिमी गंडक नहर को सारण मुख नहर के नाम से भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा होगा। सारण, सिवान, गोपालगंज में सिंचाई का काम होता है, यहाँ तक बात समझ गए होंगे। फिर हमने कहा कि दरघा नदी पर बैराज निर्माणाधीन है, दरघा नदी पर। काब नदी पर यह मलई बैराज, काब नदी पर कहाँ पे, रोहतास में। रोहतास कई चीज़ों के लिए फेमस है, हिस्टोरिकल, आपको ज्योग्राफिकल समझ में आ रहा है, कल्चरल समझ में आ रहा होगा। तो आप उसी तरह से तुरंत याद रखिएगा कि अच्छा काब नदी कहाँ पे है, काब नदी पर ही मलई बैराज है। ठीक है, और वह रोहतास में है, बस इतना ही याद रखना है। कोसी की उपशाखा सकरी नदी, कोसी की उपशाखा किस पर, सकरी नदी। राजपुर नहर, राजपुर नहर एक आया है कि राजपुर नहर वह है आपको मुंगेर तथा सहरसा के एरिया में, मुंगेर और सहरसा के क्षेत्र में, इतना आपको याद रखना है। सोन नहर, सोन नहर से जो है भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद का एरिया सिंचित करता है। बदुआ जलाशय, भागलपुर, मुंगेर, इसको देखिए गौर से सुनिएगा, बदुआ जलाशय कहाँ पे, भागलपुर और मुंगेर। बदुआ देखिए गौर से सुनिए,
बदुआ जलाशय का जैसे ही नाम आएगा तो आपका माइंड अगर स्थिर यहाँ रहेगा ना, अगर माइंड मेरे साथ अगर बिहार के मैप पर चल रहा होगा तो यहीं का यही याद हो जाएगा, नहीं तो फिर जाके आप क्या कीजिएगा कि एक बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। मन को सर के एकदम साथ चलिए बिहार पे, कदम से कदम मिला के सब याद हो जाएगा, करेंट से लेके कुछ है ही नहीं, याद करने का तरीका होता है। अच्छा, कहाँ पे सर बता रहे हैं हमको चलने के लिए कि बदुआ जलाशय देखने के लिए हम लोग बदुआ जलाशय देखने जा रहे हैं। कहाँ पे? भागलपुर और मुंगेर। मुंगेर का अपना महत्व है, भागलपुर का भी अपना महत्व है। ठीक है, तो बदुआ जलाशय हम लोग देख लिए होइएगा, भागलपुर देख लिए होइएगा, मुंगेर भी देख लिए होइएगा। फिर हमने कहा कि चलिए हम फिर उसी जगह ले चलते हैं, आपको चंदन जलाशय दिखाते हैं। चंदन जलाशय देखना है तो भागलपुर चलिए, गंगा डॉल्फिन देखना है तो भागलपुर चलिए। समझ में आ रहा हो? ऐसी मीटिंग की जब भी बात करते हैं ना, आप ऐसे बात कीजिए, मतलब जब भी इधर उधर का बात अभी नहीं, भागलपुर जा रहे हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय देख लेंगे, गए धर्मपाल को देख लिए वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास हमको पता है। फिर हमने कहा कि अच्छा चलिए चंदन जलाशय भी हमको मिल गया, बदुआ जलाशय भी मिल गया, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य भी देख लिए, सब देख लिए भागलपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा होगा? यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बस भ्रमण तो करना है, माइंड को लेके चल जाना है, प्रेजेंट करना है वहाँ भागलपुर में। फिर हमने कहा कि चलिए अब गया लेके चलते हैं कि लोअर मनोहर सिंचाई स्कीम, लोअर मनोहर सिंचाई स्कीम गया। गया काफ़ी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, गया काफ़ी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। गया को याद रखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। सिंचाई परियोजना की बात होगा तो कहिए कि अच्छा लोअर मनोहर सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो गया में है। अच्छा, अब फिर हमने कहा कि लोअर क्यूल जलाशय, लोअर क्यूल जलाशय, सीधा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुंगेर। सब कोई कहाँ चलिए? मुंगेर। मुंगेर चल के देखते हैं, लोअर क्यूल जलाशय को याद रखेंगे। फिर आगे थोड़ा बढ़ जाइए, कोसी योजना, तो इसमें हम लिखे हैं कि राजपुर नहरपुरा। तो हमने कहा कि कोसी का जैसी बात आएगा तो पूर्वी बिहार को देखना है, वह हो सके देखिए आपको छांटने के लिए दे दे, अगर नदी भी याद है तो आप एरिया को मतलब उसमें से अलग निकाल लीजिएगा। हो सकता है कुछ दक्षिण के जिला दे दे, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा मन को, और एग्जाम में उस हम 20 तारीख का आपको सारा चीज़ बता देंगे कि कैसे कैसे एग्जाम का मतलब कौन कौन सा अस्त्र किस किस वक्त पे प्रयोग करेंगे जो टूटते चला जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर हमने कहा कि चलिए अब जरा सब कोई भ्रमण करते हैं। कैमूर, कैमूर किसी का सेंटर है? कैमूर तो है आप उनका, है ना भाई? कैमूर तो है ही आपका। अब कैमूर जब चलना है तो वहां चलिए कोहिरा बांध, पूछेगा कि कोहिरा बांध कहाँ है? तो कैमूर। भरत को याद रखिए, अच्छा भरत गए हैं वहीं पे सेंटर देने, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कोहिरा बांध देख के आ रहे होंगे। समझ में आ रहा होगा? कोहिरा बांध याद हो रहा है ना किसी सबको? कोहिरा बांध किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोहिरा बांध देख लिए। मूसाखंड सिंचाई परियोजना, फिर हम वही रुके रहेंगे, हम कहें कि अच्छा कैमूर आए हैं तो कैमूर आए हैं तो कोहिरा बांध देख लिए, तो मूसाखंड सिंचाई परियोजना को भी जान लेते हैं, यहीं पे खड़े रहेंगे क्योंकि हमको दो चीज़ याद है। उसके अलावा हमने कहा कि कैमूर का एरिया में जनघनत्व बहुत कम है, यह भी हमने आपको बताया। चूना पत्थर वाला एरिया है, वह जो बेल्ट है आर्कियन सेल से बना हुआ है। आप लिंक कीजिए, पढ़ाई ऐसा नहीं होता है, सब एक दूसरे से सेटअप रहता है, एक दूसरे जुड़ा होता है। हम कहते हैं कि पूरा के पूरा चीज़, भारत का कौन ऐसा चीज़, विश्व का कौन ऐसा चीज़ है जिस आपके माइंड में नहीं आ सकता है? बस तरीका होना चाहिए लिंक करने का। जोड़ने आ गया, एग्जाम पास हो गया। जोड़ने आ गया, अब एक एक को नहीं आप याद करके रख सकते हैं, एक प्लेस से 10 तरह का चीज़ निकलता है, सबको लिंक कर दीजिए, एक ही साथ लिंक कर जाइए। क्या मृदा नहीं होगा कि कैमूर पर अभी हमने बताया था, मृदा में भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट मृदा को देखें, वहाँ पे भी देख रहे हैं, कोहिरा बांध को देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा? तो सारा चीज़ वहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ गया, बहुत आप लोग जीनियस है और मेरे बहुत अच्छे मतलब होनहार ऑफिसर 21 में। मुझे उम्मीद है कि सब के सबको मैं देखना चाहता हूँ बिहार के मिट्टी पर कि आप सेवा करते हुए।
मेरा भी एक सपना आपसे जुड़ा हुआ रहता है कि सब के सब 21 में जाइए और बिहार सरकार का प्रशासनिक अधिकारी का मुहर लगा के BDO CO जो पद मिला है उसको बारीकी से कीजिए। फिर जीवन जो है ना इतना बेहतर कटेगा कि फिर आप कहिए कि हाँ हमेशा ईश्वर को याद करते रहिए। आइए, फिर हमने मूसाखंड सिंचाई परियोजना दिखाया। चलिए अब गंडक योजना, तो त्रिवेणी और ढाका वाला हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, हम लोग अभी गया गए थे ना, गया में कौन सा परियोजना था? गया अभी गए थे, ठीक है, लोअर मनोहर। तो लोअर मनोहर सिंचाई परियोजना गया गए हैं। तो एक और देख लीजिए, लीलाजन, ठीक है, लीलाजन सिंचाई परियोजना लोअर मनोहर, ठीक है। और लोअर क्यूल कहे तो मुंगेर, लोअर क्यूल कहे तो मुंगेर। फिर है लीलाजन आपने देखा। और गया नवादा के हिस्सा पे है सकरी सिंचाई परियोजना। गया और नवादा दोनों को देखिए, गया और नवादा देख रहे हैं ना, गया और नवादा। तुरंत यहाँ पे मैप पे आप लोकेट कर लीजिएगा गया और नवादा, तो सकरी सिंचाई परियोजना। ये आपको ध्यान रखे रहेंगे, चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तीन लोग को याद करने हैं। यह है उदर स्थान सिंचाई परियोजना, उदर स्थान सिंचाई परियोजना। अब 3 है, तो 3 है तो देखिए हम कैसे, जहानाबाद गया नवादा, उदर स्थान जहानाबाद गया और नवादा, ये नीचे वाला ही है। उदर स्थान का जैसे ही बात करेगा जहानाबाद गया और नवादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपर मनोहर सिंचाई स्कीम, अपर मनोहर सिंचाई स्कीम किधर है? गया और नवादा में, गया और नवादा में है। चलिए, कमला बलान एवं त्रिशूल सिंचाई परियोजना, कमला बलान एवं त्रिशूल सिंचाई परियोजना आपको कहाँ है? मधुबनी में। यहाँ तक कि सारी सिंचाई परियोजनाओं को आपने अच्छा से देखा। खनिज संसाधन और उद्योग, अब संसाधन और उद्योग, बस 5 मिनट के लिए हमको ब्रेक दीजिए।